रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। आसान लफ्ज़ों में जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके अपनी खुराक तैयार करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ऐसा ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज को तैयार करना क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। और इसमें ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे बनती है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक यानी तामीरी अमल है और एनाबॉलिक हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, एनाबॉलिज्म जिसमें हम मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो एनाबॉलिक हम तामीरी अमल को कहते हैं और ज़िंदगी के निज़ाम में बायोएनर्जेटिक्स का एक अहम हिस्सा है। ये सबसे अहम बायोकेमिकल सिलसिला है और तकरीबन तमाम ज़िंदगी इस पर मुनहसर होती है। एक पौधे की जो तमाम ज़िंदगी है वो फोटोसिंथेसिस पर मुनहसर है। ये बहुत से 12 बायोकेमिकल रिएक्शंस पर मुश्तमिल अमल है जो पौधों, चंद प्रोटिस्ट, एल्गी और चंद बैक्टीरिया में होता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं। फोटोसिंथेसिस की एक आसान मिसाल ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। उसने कहा ना कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, लाइट एनर्जी सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी की एनर्जी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या करता है, ग्लूकोज तैयार करता है, ठीक है। और साथ में ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल जो है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनती है, ठीक है। और साथ में पानी। नेक्स्ट हमारे पास जो है कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म में ले जाना, कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस में खाम मवाद हैं। पौधों के पास इन मादों को जिस्म में लेने और तरसील करने के लिए मैकेनिज़्म मौजूद होते हैं। मिट्टी में मौजूद जो पानी है उसको जड़ें और रूट हेयर्स ऑस्मोसिस के ज़रिए जज्ब करते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स का जो है वो सिंपल मेम्ब्रेन के ज़रिए कम इर्तिकाज़ वाले इलाके से ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले इलाके की तरफ जाना है। तो ये ऑस्मोसिस के ज़रिए जो है वो पानी को ज़मीन से जज्ब करते हैं मिट्टी से। ये पानी जाइलम वेसल्स के ज़रिए पत्तों तक पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद छोटे सुराखों यानी अब पत्तों तक जब पहुंच गया तो वहाँ पे पत्तों के अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं, ठीक है। छोटे सुराखों या स्टोमेटा के ज़रिए हवा पत्ते में दाखिल होती है, ठीक है। हवा जो है वो रेस्पिरेशन के अमल के दौरान हवा जो है वो पत्ते में दाखिल होती है और मेसोफिल टिश्यूज़ के गिर्द मौजूद जो एयर स्पेसेस होती हैं, खाली जगह जो है उसमें पहुँच जाती है। इस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, ठीक है, जो मेसोफिल सेल्स की दीवारों पर लगे पानी में जज्ब हो जाती है, ठीक है। जो मेसोफिल सेल्स की दीवारों में पानी लगा होता है उसमें जज्ब हो जाती है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेसोफिल सेल्स में डिफ्यूज़ कर जाती है। अब यहाँ पर ब्लॉक में हमने बताया कि पानी का मेम्ब्रेन के ज़रिए एक डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में जाना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। स्टोमेटा पत्ते की सतह का सिर्फ 1 से 2% हिस्सा ही बनाते हैं, लेकिन वो अपने अंदर से काफ़ी हवा गुजरने का मौका देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म है। फोटोसिंथेसिस 2 बड़े मराहिल में मुकम्मल होती है। एक हमारे पास पहले मरहले में यानी एक लाइट रिएक्शन है और एक डार्क रिएक्शन है। पहले मरहले में लाइट रिएक्शन यानी लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो है वो बनाए जाते हैं। लाइट एनर्जी आप देखें यहाँ से सूरज की रोशनी को इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, और साथ लाइट रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनाए जा रहे हैं जैसे NADPH और ATP, ठीक है। ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हैं। ये रिएक्शंस कहाँ पर हो रहे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकॉइड्स मेम्ब्रेन में, ठीक है। और इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन करेंगे कि पहले एनर्जी की मुख्तलिफ जो लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। ये रिएक्शंस क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकॉइड्स मेम्ब्रेन्स में होते हैं और लाइट रिएक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। लाइट रिएक्शंस यहाँ तक हो गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा मरहला। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसकी रिडक्शन की जाती है, ठीक है, और उससे ग्लूकोज तैयार किया जाता है। रिडक्शन करके जब उससे हम ग्लूकोज तैयार करते हैं, यहाँ देखें ज़रा, जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन की जाती है तो हमारे पास ग्लूकोज तैयार किया जाता है, ठीक है। और इस अमल में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते हैं। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पर क्या है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स NADPH और ATP, ठीक है, वही हमारे पास दोबारा से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। चूँकि इन रिएक्शंस में बराह रास्त लाइट एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही। जब आपने लाइट रिएक्शन पढ़ा था तो डायरेक्ट लाइट यूज़ हो रही थी, फिर आगे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बन रहे थे, लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन की जा रही है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है, इसमें लाइट डायरेक्ट यूज़ नहीं हो रही, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन करके ग्लूकोज को तैयार करता है। इस अमल में हाई एनर्जी
मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इस्तेमाल होती है, इन रिएक्शंस बराह रास्त लाइट एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है, इसीलिए इन्हें डार्क रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। और जो डार्क रिएक्शंस हैं वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा आपने पढ़ा होगा, जो क्लोरोप्लास्ट में इस तरह से थैलियाँ सी बनी हुई थी, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जो है डार्क रिएक्शंस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। यहाँ पे निकोटीन अमाइनो एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया हुआ है कि यानी NAD एक कोएंजाइम है जो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस लेकर NADH में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। यानी ये हाइड्रोजन और आयंस लेकर उसने कहा है कि NAD, जाहिर बात है NAD में जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। यानी एक उसने मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर लिया है, हासिल कर लिया है। इस कोएंजाइम की किस्म के पास फॉस्फेट भी होता है, इसलिए इसे NADP कहते हैं, ठीक है। अगर इसको उन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन को जब ये लेता है तो उसे हम रिड्यूस भी कहते हैं, और जब ये फॉस्फेट हासिल भी इसके पास होता है तो उसे NADP भी कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।